कोविड के समय जिन लोगों ने भी कोविड वॉरियर बनकर काम किया है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ा काम भारत में हुआ है। भारत के बाहर भी हमारे डॉक्टर लोगों ने, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ्रीका खंड में भी भारतीय लोगों की बहुत प्रशंसा हो रही है। उसमें एक हमारी बहन जी है, डॉक्टर उमा देवी मंजुनाथ, जो कनेक्टिकट अमेरिका में जिस प्रकार से सेवा किया है, तो मेयर ने उनको बताया कि शहर के 100 प्रतिष्ठित लोग आपके घर के सामने से एक निश्चित तारीख समय पे एक के पीछे एक कार में आएंगे। आपके घर के सामने कार का जो विंडो शील्ड है उसको नीचे करेंगे, आपको एक सल्यूट मारेंगे और फिर आगे निकलेंगे। ऐसे 100 प्रतिष्ठित लोगों ने उस डॉक्टर उमा देवी को सल्यूट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही समाचार अलग अलग देश दुनिया के कोने से मिलता है। इन दिनों में भारत के बाहर सेवा इंटरनेशनल में भी बहुत बड़ी मात्रा में भारतीयों की, अभारतीयों की समाज की सेवा की है। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इसको, उनके समझ में भी आई है कि कैसे हम लोग काम करते हैं। इस बीच जब दुनिया के लोगों में प्रारंभिक काल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए थी, इसका निर्यात करने में जो प्रतिबंध था, भारत सरकार ने उसे हटाकर अनेक देशों को हमने दिया। उसमें लगभग 100 देशों को मुफ्त में दिया। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे देशों को हमने पीपीई, ग्लव्स, मास्क इत्यादि सामग्रियों को भी हमने भेजकर मदद किया है। फिर जब वैक्सीन हमने तैयार किया, तब दुनिया के सामने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रस्ताव रखा कि जो वैक्सीन हमने तैयार किया है, इसके लिए करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा होने के बाद भी दुनिया से महामारी मिटने तक इसकी जो टेक्निकल नो हाउ जो भी पूछेगा उसको दे देंगे। अपने अपने देश में इसका उत्पादन कर सकता है और अपने देश के लोगों को बचाना चाहिए, इसलिए हम देने के लिए तैयार है। हम यह भी अनुरोध करते हैं, बाकी दुनिया में केवल 5 देशों ने दवाई वैक्सीन का उत्पादन किया है, उसमें एक भारत भी है। वे भी हमारे साथ जुड़ जाए। इस प्रस्ताव को जब WTO में रखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटा देना चाहिए, तो अमेरिका ने और बहुत सारे यूरोप के देशों ने कहा नहीं। बहुत सारे है ना, जिन लोगों ने भी ये तैयार किया था, उन्होंने कहा नहीं, इस पे हमने अरबों रुपया खर्चा किया है और ये ऐसे ही दे देंगे कैसे चलेगा, इसके ऊपर हमको प्रॉफिट कमाना चाहिए, रॉयल्टी हमको चाहिए, हम ही बनाकर उनको देंगे। लेकिन 100 देशों ने भारत के इस प्रश्न का समर्थन किया। अमेरिका के भी बहुत सारे सेनेटर्स, जो भारतीय मूल के भी हैं, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, अमी बेरा जैसे लोग, और जो अभारतीय वहां के सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि जब अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन चाहिए था, भारत ने बिना शर्त दिया के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसे दुनिया के लोगों ने, अमेरिका के भी सेनेटर्स ने कहा, तो वहां के राष्ट्रपति बिडेन ने तुरंत कह दिया कि हम भी भारत के साथ हैं। जो भी आविष्कार कोविड के संदर्भ में होगा वो बिना शर्त हम बाकी देशों को, कोविड के इस संदर्भ में भी भारत के विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ते जा रही है। केवल यह चीज यहाँ की मीडिया को समझ में नहीं आ रही है, वो दूसरी बात है। दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है कि भारत कोविड के साथ जिस प्रकार से लड़ रहा है, शायद ही प्रगतिशील देश भी लड़ सकेगा। भारत की प्रतिष्ठा
बढ़ रही है। जब ऑक्सीजन की कमी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर भारत सरकार ने दिल्ली को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने जमीन आसमान हिलाकर इतने सारे देश के कोने कोने तक स्पेशल ट्रेन चलाकर ऑक्सीजन की भी पूर्ति जितना हो सके किया है। इसका भी दखल दुनिया ने लिया है। उनका कहना है कि समृद्धि देशों में भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, भारत से भी ज्यादा लोग अमेरिका में मरे हैं, जबकि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब इसका भी श्रेय भारत को देना चाहिए। अब कुछ आंकड़े मैं बताऊंगा, उसका कैसे विश्लेषण करना ये मैं नहीं जानता हूं, आप बताएंगे मुझे तो मैं उसको समझ लूंगा। प्रतिदिन भारत में कोविड के पूर्व, जब ये महामारी वगैरह नहीं है, नॉर्मल सी थी, प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 27,000। प्रतिवर्ष रेलवे के अपघात होंगे, रोड के अपघात होंगे, दंगल होंगे, आग लग गई है, किसी न किसी कारण से मरने वालों की संख्या प्रतिदिन 27,000, प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग है। इस महामारी में मरने वालों की संख्या 700 से 800 तक है प्रतिदिन। 27,000 से बहुत कम हो गया। यानी रेल अपघात नहीं हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़े संख्या में लोग मरते थे, वो नहीं हुआ है। अब अभी 3 लाख लोग इस कोविड के संदर्भ में जिनका स्वर्गवास हो गया है। तो इसका क्या अर्थ निकालना मैं नहीं जानता हूं, आंकड़े आपके सामने रखा है, आप सोचिए। और भी कुछ बातें बताकर फिर मैं आज का मुख्य कि आने वाले दिनों में और इन दिनों में हमने किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाना चाहिए उस पर आता हूं। विश्व का इतिहास को थोड़े थोड़े काल गणना में देखेंगे। 100 साल का इतिहास देखना है तो 1900 का वर्ष ले लेंगे। 1900 उस समय भारत गुलाम देश था, पूरे अफ्रीका के देश गुलाम थे, सारे साउथ अमेरिका के देश गुलाम थे, और अफ्रीका, एशिया खंड, दक्षिण अमेरिका के खंड, इस सब के ऊपर राज्य किसका था? तो यूरोप के देशों का था। कहीं इंग्लैंड की कॉलोनी थी, कहीं स्पेन, पोर्चुगल, डच, फ्रांस की कॉलोनी थी, बेल्जियम की कॉलोनी थी। ये दुनिया पे राज्य करते थे। तो 1900 में यही लग रहा था कि अब दुनिया इस प्रकार से रहेगी, यूरोप सबके ऊपर राज्य चलाएगा और हम लोग गुलाम बनकर रहेंगे। 20 साल के बाद 1920 में प्रथम महायुद्ध आया। प्रथम महायुद्ध में तुर्की एक और, तुर्की का ओटोमन साम्राज्य लगभग 400 साल तक राज्य कर रहा था। उनको सहायता, उनके साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और दूसरे पक्ष में थे जिसको अलाइड नेशंस कहते हैं, इनको एक्सिस कहते हैं। अलाइड नेशंस में इंग्लैंड और फ्रांस मुख्य रूप से। द्वितीय महायुद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। यूरोप के 2 देशों ने युद्ध किया और पूरी तरह से जर्मन बर्बाद हो गया। और इस युद्ध काल में, युद्ध में भाग न लेते हुए अमेरिका ने दोनों एक्सिस पावर और अलाइड पावर को बहुत सारे चीजों का बेचकर बहुत पैसा कमा लिया और अमेरिका बहुत समृद्ध हो गया। अब 1940 में आते हैं। 1940 में द्वितीय महायुद्ध हुआ। जो बर्बाद हो चुका था जर्मनी फिर से खड़ा हो गया। देखते देखते पोलैंड, नॉर्वे, फ्रांस के ऊपर वो अपने रणगाड़ी चलाया और वो जीतते जा रहा था। उस समय चर्चिल प्रधानमंत्री इंग्लैंड का वाक्य था, अगर हम इंग्लैंड लंदन में हार जाते हैं तो हम अपने गांव में जाकर वहां से युद्ध करेंगे, शहर से गांव जाएंगे, वहां युद्ध करेंगे। अगर गांव में भी हार जाते हैं तो हम अपने घर के अंदर से युद्ध करेंगे।
घर में भी अगर जर्मन लोग घुस जाते हैं तो अपने कमरे से उनसे युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध करेंगे। तो इसका एक अर्थ ऐसा भी लगता है कि उनको भी लग रहा था कि अब जर्मनी के सामने हम टिक नहीं सकते हैं, इतना बड़ा राष्ट्र जर्मनी हो गया। 1920 में बर्बाद हुआ था जर्मनी, 1940 में बहुत महान हो गया। अब 1960 में आते हैं, द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी। बहुत सारे देश की आर्थिक स्थिति, सारे यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति खत्म हो गई और दो देश उभर कर आ गए, रूस और अमेरिका। और विज्ञान में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और शस्त्रों के इसमें दोनों एक दूसरे से टक्कर करने लगे। अब दुनिया को यह लग रहा था अब यूरोप को भूल जाओ, केवल अमेरिका या रूस के सहारे हम किसी न किसी एक देश के साथ रहना चाहिए। तो टू पोलर ये वर्ल्ड ये स्थिर है ऐसा समझ रहे थे। इतने में 1980 आई। 1980 में पेट्रोल का दाम एकदम से गिर गया, बहुत सारे देशों की प्रगति कम हो गई, इसलिए प्रोडक्शन पेट्रोल की ज्यादा लेकिन उसका उपयोग कम, तो उनका दाम गिर गया। उन दिनों के आंकड़े में $27 का पेट्रोल बैरल $10 से भी नीचे गिर गया। उसके कारण भी बहुत सारे देश संकट में आ गए थे, रूस और अमेरिका भी संकट में आ गया। तो ये देखते हैं कि हर 20 साल के अंदर विश्व का इतिहास बदलता है, जो बड़ा देश है वो छोटा हो रहा है, छोटा देश बड़ा हो रहा है। तो 1980 में बहुत बड़ी बदल आई और थोड़े समय के अंदर सोवियत यूनियन, रशिया भी बिखर कर एक छोटा सा रशिया बन गया। अमेरिका कर्जा लेने वाला देश बन गया। उसे 1980 के बाद 2000 में आते हैं। 1980 में अमेरिका ने चीन के साथ दोस्ती किया। दोस्ती करने के पीछे दो कारण। 1971 के युद्ध में हमने अमेरिका को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, भारत ने, कि हमने बांग्लादेश को मुक्त किया, अमेरिका के सारे पैटर्न टैंक्स को उड़ा दिया, उनके सेबर जेट्स को उड़ा दिया, और जो 7th फ्लीट लेकर आया था हमारे समुद्र में भारत को बर्बाद करने के लिए, उसको भी पीछे हटना पड़ा। ये भारत का शौर्य इतिहास है। आज तक के विश्व इतिहास में कोई भी एक युद्ध में 12 दिन के अंदर ही इतना बड़ा बांग्लादेश ऐसा बड़ा भूभाग को किसी ने भी युद्ध में जीता नहीं है। किसी भी युद्ध में हमने 95,000 कैदी बनाकर लाए हैं ऐसा भी नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान को समर्थन देने वाले अमेरिका और चाइना को हराया। तो उस समय निक्सन ने किसिंजर को चीन में भेजकर बताया कि तुम भारत को जितना हो सके उतना तंग करो, तुम्हारे देश की आर्थिक उन्नति का हम जवाबदार लेते हैं। और उन्होंने जो भी माल चाइना बनाएगा उसको हम प्रेफरेंस देकर हम खरीदेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा खरीदने वाला देश अमेरिका है। अब भारत के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध डाला कि अगर किसी भी देश में एक शर्ट भी बनता है और उसमें छोटा सा एक बटन, उसमें एक छोटा सा एक धागा भी अगर भारत से होगा तो हम तुम्हारे पूरे शर्ट को फेंक देंगे, आपसे व्यापार नहीं करेंगे। इसलिए भारत के अच्छे अच्छे मित्र देश, थाईलैंड जैसे देश भी भारत से व्यापार नहीं रखते थे। भारत से कुछ भी सामान गलती से लाया तो अमेरिका हमको सारे चीजों के लिए बैन करेगा। 1980 के बाद जब रूस टूट गया तो 2000 में आते हैं कि एक ही एक पावर था, अमेरिका। और उस समय फिर उन्होंने बताया कि भारत के माल को भी हम योग्यता के अनुसार खरीदेंगे। अब उस समय Y2K एक प्रश्न आया था, यानी कंप्यूटर में एक विशेष समस्या थी जिसे Y2K कहते हैं। इसलिए उसको ठीक करना है तो 1990 के दशक में बहुत बड़ी मात्रा में भारत से कंप्यूटर का एक नए रूप में प्रोग्रामिंग लिखना है। उसके लिए भारतीय लोगों को बुलाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो भारतीय लोग वहां गए और हम देखते हैं कि जो लोग छोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो लोग अमेरिका नहीं गए।
इसलिए जो लोग बोले कि जो भी नौकरी मिलता है मिलने दो करके जो गए, आज वे वहां के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बन गए हैं। बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स न जाते हुए भी वी हैव बिकम ड्राइवर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप देखेंगे आईबीएम का एक नंबर एक भारतीय है। अमेजॉन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में इंदिरा नूई पहुंच गई है। सत्या नडेला, सुंदर पिचय माइक्रोसॉफ्ट गूगल में है। ऐसे बहुत सारे भारतीय लोग वहां पहुंच गए। तो 2000 में एक ही रूस खत्म होने के बाद तो लोगों को लगा कि अब एक ही एक पुलिसमैन है दुनिया का, वह है अमेरिका। फिर भी ठीक है, वहां तानाशाही नहीं है, वह डेमोक्रेसी है। तो अब दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं होगा, सब जगह पर शांति होगी, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी होगी। अब हम आ गए हैं 2020 में। 2020 में देखते देखते अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है, चीन एकदम बढ़ते जा रहा है, और चीन अब दुनिया को अपना ताकत दिखा रहा है। बहुत सारे देशों को उसने कर्जा दिया है, कर्जा नहीं दे वापस कर सकते हो तो तुम्हारी भूमि हम हड़प लेंगे। अलग अलग प्रकार की धमकियां दे रहा है। यह हम आज 2020 में देख रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है, सच थियरी है कि क्या वुहान में ये मनुष्य निर्मित है, लेबोरेटरी से निकला है या किसी पक्षी से निकला है वगैरह वगैरह, थोड़े दिन के बाद मालूम हो जाएगा। लेकिन ये चाइना से कुछ साल पहले सार्स निकला था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सांस के ऊपर है। और अभी जो निकला है कोविड, यह भी उसी का एक वैरायटी है, सार्स का ही। तो यह भी वही उसी वुहान से निकला है। अब इसके बच्चे अभी बिडेन सरकार ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी इसका पता करो ये कहां से और क्यों निकला है। तो सभी दुनिया भर के बुद्धिजीवी लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो मैंने दुनिया के इतिहास में देखा कि जो शक्तिशाली 1900 में थे, इंग्लैंड और फ्रांस, खत्म हो गए। 1960 में जो रूस और अमेरिका बहुत शक्तिशाली थे वो गिर गए। बीच में जर्मनी गिर गया था, फिर उठा था, फिर गिर गया। ये सब होते रहता है 20 साल में। अब 2040 में क्या होगा, आज के इस पे आप सोचेंगे 1900 के हिसाब से सोचेंगे तो 1920 की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। 1920 के हिसाब से देखेंगे तो 1940 में क्या होगा किसी ने कल्पना नहीं किया था। वैसे ही हर 20 साल के बाद क्या होगा कोई कल्पना नहीं किया, उसके विपरीत होते गए हैं। अभी आगे चलकर 1940 में क्या होगा, 2040 में, ये आप सोच सकते हैं। केवल कोई एक पागल आदमी ही ठीक तरह से कल्पना कर सकता है। सामान्य दृष्टि से हम कल्पना करेंगे तो वह गलत साबित हो सकता है। अच्छा, अभी यह विषय तो यहीं रख देता हूं। कुछ बातें हुई है जो हमेशा के लिए सत्य है, वो बताता हूं। वह है, हमने अपने आंखों से देखा है कि जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, वे लोगों के लिए 24 घंटा कम पड़ रहा है और बहुत उनसे काम लिया जा रहा है, बहुत वो काम कर रहे हैं, उनका उत्पादन बढ़ते जा रहा है। इन्हीं दिनों में रिलायंस कंपनी ने 11 बिलियन रुपया उन्होंने कमा लिया, 150 बिलियन, 11 ट्रिलियन रुपया, यानी 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटल उनका हो गया है कोरोना के काल में। उन्होंने फेसबुक से, उन्होंने गूगल से भी संधि की है और उनका अभी मार्केट, जियो का मार्केट बहुत बढ़ने वाला है। ये एक देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। हम देखते हैं कि घर, हम तो बड़े बड़े मॉल जा नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में हमारे घर में सामान कहां से आता है, तो बहुत सारे जो व्यापारी बंधु है उन्होंने व्हाट्सएप बना लिया है, अपने उत्पादनों को फोटो में डाला है, वेबसाइट में डाल दिया है और सबको बता दिया कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमें ऑर्डर दीजिए, पैसा दीजिए, आपको माल मिल जाएगा। अब मेरी बहन रहती है कोयम्बतूर में, मैं रहता हूं बॉम्बे में। बीच बीच में मुझे कुछ मिठाइयाँ, कुछ ना कुछ वो भेजती रहती है। क्या करती है, बम्बई के अच्छे अच्छे दुकानों के नाम इंटरनेट से ढूंढ लेती है
वहां पेमेंट कर देती है, वहां से सामान यहाँ आ जाता है। यह सब बातें अब सामान्य हो गया है हमारे लिए। इसको कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड। अब कोविड खत्म होने के बाद भी हम सब डिजिटल वर्ल्ड में रहेंगे। दूसरा है एजुकेशन। आज बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई इंटरनेट के माध्यम से टीचर ले रही है, परीक्षा भी ले रही है। छोटे छोटे बच्चे, पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चों के लिए भी क्लासेस चालू है। जो लोगों को आप कुछ संगीत सिखाना चाहते हो, भरतनाट्यम सिखाना चाहते हैं, ऐसे भी क्लासेस शुरू हो गए हैं और ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी धंधा करना चाहता है, उसका धंधा बढ़ जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये कम नहीं होगा। इसलिए सब लोगों को इंटरनेट सीखना जरूरी है। अब सब लोग सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक समय हमारे पास पीतल के बर्तन थे, तब उसमें नीचे कलाई लगाने के लिए कोई आता था। लेकिन जब से स्टेनलेस स्टील आ गया तो कलाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो कलाई वाले क्या करेंगे, क्या करे किए होंगे, मुझे नहीं मालूम। जब भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कारण कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं ABCDE। ये क्या है? ये यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं मुंबई मद्रास में था इन्हीं कोविड के दिनों में, और वहां IIT में एक विद्यार्थी ने मुझे वहां बुलाया। मैं वहां गया। उसने बीटेक IIT मद्रास से किया था, एमटेक के लिए जर्मनी गया, 1-2 साल नौकरी करके वापस आ गया। उसकी आयु अभी 28 साल की है। जिसको कहते हैं 3D प्रिंटर, उसके माध्यम से उसने एक घर बनाया है। यह घर बनाने के लिए कोई कारीगर नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए, मशीन बनाता है। मशीन में आपने डिजाइन डाल दिया, कितने कमरे चाहिए, कहाँ खिड़की चाहिए, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कहाँ पंखे चाहिए, वो सब बता दिया। तुम्हारे साइज घर का कैसे होना चाहिए, फ्रंट कैसा रहेगा, पीछे कैसे रहेगा, किचन कैसे रहेगा, सब बना के डिजाइन डाल दिया कंप्यूटर में। तो वो बताएगा कि मुझे सीमेंट कितना चाहिए, खिले कितने चाहिए, एल्यूमिनियम कितना चाहिए, स्टील कितना चाहिए, वो सब बिल ऑफ मटेरियल तैयार करके देगा। आपने वो सब सामान एक जगह पर रख दिया तो वो कैमरा से देखते देखते बोलेगा कि हाँ ठीक है, अभी आप घर चले जाइए, 5 दिन के बाद आइए। जब 5 दिन के बाद आते हो, मशीन अकेले ही रात भर दिन भर काम करके एक महल खड़ा कर देता है। यह जो घर बनता है 3D प्रिंटर से, जो भारत का पहला ये विद्यार्थी लड़के ने बनाया है, 28 साल का भारतीय एक, वह सामान्य घर जो बनेगा उससे 30% और मजबूत रहेगा, उससे 30% और सस्ते में बनेगा, और केवल 5 दिन में बनेगा। तो इसका उद्घाटन करने के लिए निर्मला सीतारमण जी इंटरनेट के माध्यम से IIT के प्रोफेसर के और सबके सभा में यह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अब सरकार की भी योजना है कि 2030 तक सब लोगों को, सब परिवार के लिए घर बनाना है। जब तक आप 3D प्रिंटर का उपयोग नहीं करोगे ये सपना ही रह जाएगा। लेकिन 3D प्रिंटर कोरोना के समय में भी काम कर सकता है। आपको ब्रिज बनाना है, आपको रास्ते बनाना है, जो भी बनाना है वो बना के दे सकता है। 3D प्रिंटर चाहिए तो आपको 3D प्रिंटर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप रेडियो बना सकते हो, ट्रांजिस्टर बना सकते हो, दुनिया का अनेक चीज बना सकते हो, आगे चलकर हवाई जहाज भी बना सकते हो। ये इस विषय में कितने लोग निपुण है? अब ये विषय सामान्य आदमी तो नहीं कर सकता, इसके लिए जो लोग तज्ञ है वही कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हो, आप सब राजस्थान के हो, आपने तो पूरे दुनिया में आपका साम्राज्य फैला हुआ है। अब मित्तल जी का कौन नहीं जानता है? मित्तल जी को पूछेंगे कि स्टील कैसे बनाना आपको आता है क्या, तो बोलेंगे मैं कौन सा जानता हूं, मेरे पास इंजीनियर है वो जानता है, मैं तो व्यापारी हूं। मैं लोगों को कैसे जोड़ना और उनके सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मेरा फैक्ट्री कैसे चलाना ये जानता हूं। मैं खुद इंजीनियर नहीं बनने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप ऐसे इंजीनियर, ऐसे एक्सपर्ट को हाथ में ले लीजिए। जितने हमारे IIT या बाकी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से जो छात्र निकलते हैं,
इनके पास इतना तेज दिमाग है कि आप उसका उपयोग करोगे तो दुनिया को बदल सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आविष्कार है जो दुनिया को बदल सकते हैं, जो भारतीय 28, 30, 40 साल के विद्यार्थियों ने बनाया है। लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, तो साइंटिस्ट है और इनको धंधा करने आता नहीं है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा एक दुनिया खड़ा है। उदाहरण के लिए, सारे प्रांतों में एक तकलीफ होती है, दुनिया भर में एक तकलीफ होती है कि एग्रीकल्चर, खेती के उत्पादन के बाद आपने उसमें से गेहूं निकाल लिया, उसमें से चावल निकाल दिया, बाजरा निकाल दिया, बाकी जो झाड़ है उसको क्या करें? उसको लोग जलाते हैं। जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। ये मत कीजिए। तो मेरा एक मित्र कर्नाटक में, बेंगलोर में, उसने एक मशीन बनाया है कि उसमें उसने वीडियो भी बनाया है। वहां के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आते हैं कि जो घास फूस बच गया है, जो पेड़ से कटने के बाद छोटे छोटे डाली है, वो सब उस मशीन में डालता है। 3 मिनट के अंदर वह उसको खाद्य पदार्थ बनाकर वहां नीचे ब्रिक्स, यानी उसको क्या कहेंगे, भट्टी से जो निकलता है ना, तो छोटे छोटे ब्रिक के माध्यम से वो नीचे गिराता है। अब इसको, ये तो आपको डबल फायदा हो गया। एक तो ये डाली और पत्ते को जलाना नहीं पड़ेगा, और उसका एक खाद्य बनकर वहीं वो डालता है। तो वरना बड़े बड़े देशों में, फ्रांस में भी क्या करते हैं, ये सबको इकट्ठा करते हैं और समुद्र के किनारे कहीं एक शहर ले जाते हैं और वहां उसको जलाते हैं, ताकि समुद्र में वो उसका प्रदूषण जाएगा। लेकिन ले जाने का खर्चा भी, यहाँ तो ले जाने के खर्चा भी नहीं है। और उसने 3 प्रकार के मशीन बनाए, 5 टन, 10 टन और 15 टन का प्रति घंटे। तो इस प्रकार से वो जो बनाया है, उससे आप देश का नहीं, दुनिया का ही नक्शा बदल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में तो प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर बन जाता है। ये जो सूखे पत्ते हैं उसको अगर आपने निकालकर बाहर नहीं किया तो वहां आग लग जाती है। ये सब बंद हो सकता है, लेकिन इसको व्यापारी कोई नहीं मिला है। इसको धंधा करने वाला कोई ये बोलता है कि मैं तो साइंटिस्ट हूं, आगे का क्या कर सकते हैं। खेती में भी बहुत सारे लोग फल वगैरह उत्पादन करते हैं। एक व्यक्ति ने एक जाल कपड़ा बनाया है, एक टेंट बनाया है। उसके अंदर आप रखोगे तो 15 दिन तक आपका सड़ेगा नहीं, और सड़ने के पहले आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ फंगस आने वाला है या नहीं। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बताया। फिर बी क्या होता है? बी फॉर ब्लॉकचेन। अब ये एक विषय है, इसके ऊपर ज्यादा मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ब्लॉकचेन है। दूसरा है कि नए नए प्रकार के बैटरी भारत में भी बन रहा है, क्योंकि केवल आप लिथियम आयन बैटरी बनाओगे तो वो 25 साल के बाद आपके लिए जहर बन जाएगा। उसको कहां फेंकना, प्रदूषण करेगा जहां भी फेंकोगे। लेकिन हाइड्रोजन सेल बना रहे हैं टाटा, वैसे ही सिलिकॉन का भी लोग बना रहे हैं। अलग अलग प्रकार के बैटरी जो बनेगा। और अभी अभी एक व्यक्ति ने 60 टन का एक ट्रक बनाया है, जो दुनिया का 1 नंबर जो माना जाता है ना, इलॉन मस्क, उसके पास भी 30 टन का एक ट्रक है बैटरी से चलने वाला। इसका जो है 60 टन का चलने वाला उसने ऑटोमोबाइल ट्रक बनाया है, और वह 400 किलोमीटर तक एक बैटरी से चलेगा और 60 टन को ले जाता है। 400 किलोमीटर जाने वाली बैटरी उसका है। बैटरी भी उसने, हर चीज वो केवल देशी है, विदेश से, चाइना से कुछ भी नहीं है। ऐसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको आप पकड़िए तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो बी फॉर बैटरी, बी फॉर ब्लॉकचेन, और तीसरा जो है बायोमेट्रिक्स। आपने देखा होगा, आप किसी भी भीड़ के किसी दुकान में जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर लेता है, आपको हाथ नहीं लगाते हुए लेता है, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है यह वो निकाल लेता है। हम लोग जब विदेश जाते हैं, आते हैं, तो वहां कैमरा के ओर देखो कहता है, और आपको आंख से ही पता कर लेता है कि इसका पासपोर्ट असली है या नकली है। आगे चलकर वो आपके आंख से ही पता करेगा आपको कैंसर है या नहीं, आपको कितने प्रकार के रोग है,
और ये रोग आज थोड़े दिन के बाद रोग 1% से भी कम मात्रा में है, तभी से आपको बता देगा कि कैंसर आने वाला है, कैंसर आने वाला है, तो तुरंत आप दवाई खा के ठीक कर सकते हो। वरना जब क्रिटिकल अवस्था में जाते हो तो करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो आप ये मेडिकल फील्ड में जितनी प्रगति इन दिनों में हो गई है कोविड के समय कल्पना के बाहर है। इन सब चीजों पे हमने ध्यान देना चाहिए। सी में एक है क्लाउड कंप्यूटिंग और एक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में दो लोग दो विचार रख सकते हैं। इसका मतलब है कि नकली पैसा। नकली पैसा का मतलब है कि हम सब आजकल धीरे धीरे पैसा देना लेना कम होते जा रहा है, सब कुछ हम इंटरनेट से ही व्यापार करते हैं। फिर भी भारत में केवल 10 करोड़ लोग इंटरनेट के माध्यम से पैसा लेन देन करते हैं, और यही चीज 9 गुना ज्यादा चाइना में है। इसलिए भी जो देश इंटरनेट के माध्यम से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करेगा वह देश तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फायदा मिलता है। मैं इंटरनेट के माध्यम से मेरा टिकटिंग कर सकता हूँ, हवाई जहाज का, रेलवे ट्रेन का। यह ज्यादा अच्छा है देश की प्रगति के लिए। लेकिन एक और आ गया है, वो है क्रिप्टो करेंसी, जो भारत का के जो कुछ नियम है उसको तोड़ते हुए आसमान से आके गिरता है। और मेरा जो कुछ ट्रांजैक्शन होता है, लगभग 10 लाख लोग, भारतीय लोग, टैक्स से बच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के कारण। भारत सरकार ने जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ नियम बनाने चाहिए, और इस क्रिप्टो करेंसी में जो भी देश आगे है वो आगे निकल जाएगा। तो हमारा देश टेक्नोलॉजी के हर एक चीज में अपना एक बनाना चाहिए। जैसे चाइना ने अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, वो आपके गूगल को नहीं मानता है, वो आपके फेसबुक को नहीं मानता है, लेकिन उसके जगह पर वो अपने चीजों को लाया है। वो यूट्यूब को नहीं मानता है लेकिन अपने देश का वो सब बनाया है। भारत को भी ये बनाना पड़ेगा। जो भी यूट्यूब बना है, ये सब बनाने वाले तो भारतीय ही होते हैं ना। तो भारतीय लोगों को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने कुछ आविष्कार किया है, कोई खरीदता नहीं, कोई मुझे मदद नहीं करता है, तो मैं आईबीएम को जाके बेचता हूँ, मैं विदेश में जाकर बेचता हूँ। यह कैसे बंद हो सकता है, सोचना चाहिए। दुनिया भर में आविष्कार करने वालों में भारतीयों की संख्या से ज्यादा है, फिर भी हमारे पास मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास एक भी अकाउंट, दुनिया भर के चार्टर्ड अकाउंट में बहुत बड़ी संख्या भारतीय है, लेकिन अर्न्स्ट यंग होगा, डेलोइट होगा, ये सारे जो विदेशी अकाउंटेंसी फर्म्स है, उसके अंदर काम करने वाले बड़े बड़े लोग हमारे भारतीय है, लेकिन भारत के नाम पर एक भी अकाउंटिंग फर्म नहीं है। अभी हमें समय मिला है, क्या हम ये सब सोचकर देश को बहुत आगे कर सकते हैं, और यह कैसे हम आगे ले जाएंगे बताया मैंने। डी फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा माइनिंग। और तो डी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया, और डेटा माइनिंग। अब ये भी विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इसको अभी मैं सकता नहीं हूँ। लेकिन ये एजुकेशन, हमने देखा है कि एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति आई है। छोटे छोटे बच्चे भी अब इंटरनेट के माध्यम से जूडो कराटे तक सीख रहे हैं, व्यायाम सीख रहे हैं, योगासन सीख रहे हैं, और अपनी पढ़ाई भी सीख रहे हैं। आईआईटी का कोई एक बहुत बड़ा प्राध्यापक, वो कानपुर से भाषण देगा तो गुवाहाटी का विद्यार्थी सुनेगा, कन्याकुमारी का विद्यार्थी सुनेगा। इसके कारण एक बहुत बड़ी फायदा होगा देश भर में। तो ये सब आने वाले दिनों में हमको इसका कैसे उपयोग करना, और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं, बेचारों को कैसे हम उनके आविष्कारों को एक अच्छा मार्केटिंग कैसे दे सकते हैं, ये सब मैंने बात बताई। अब कुछ विदेश की बातें बताता हूँ। भारत ने 2 प्रकार के रास्ते बनाए हैं। व्यापार के लिए बहुत जरूरी रहता है रास्ता। भारत के अंदर भी बहुत रास्ते बनाए हैं। भारत से श्रीनगर तक जाने वाले ट्रेन के लिए ट्रेन रूट बना रही है, रेलवे गाड़ी बना रही है। श्रीनगर से लेह लद्दाख के लिए सुरंग के माध्यम से रास्ते बना रहे हैं। बॉर्डर में जितने भी है, नैफा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, वहां सब उन्होंने रास्ते बनाए हैं।
तो रास्तों के मामले में बहुत अच्छा किया है। तो इन सब जगह पर व्यापारी वहां जाकर बैठकर व्यापार कर सकेगा। एक रास्ता बन रहा है भारत के मोरे, एक शहर है जो बर्मा का बॉर्डर है, वहां से लेकर सिंगापुर तक रास्ता जाएगा। वहां से बर्मा, बर्मा से थाईलैंड के मेसोर तक बन गया। तो आगे रास्ता तो पड़ा है, वो पहले से बना हुआ है। तो मोरे से लेकर पूरा बर्मा होते हुए मेसोर तक भारत सरकार बना रही है। तो इन सब जगह पर आपको धंधा शुरू करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आने वाले दिनों में मिलेगा। फिर ये रास्ते में से, बीच में से, बर्मा से सीधा वियतनाम तक एक रास्ता भारत बना रहा है। ये सब रास्ता हम लोग बना रहे हैं, इसलिए हमारे व्यापारियों को वहां व्यापार का केंद्र खोलने के लिए, मॉल खोलने के लिए, थिएटर खोलने के लिए, सब प्रकार के दुकान खोलने के लिए आपको अवसर मिलने वाला है। दूसरा है, आप समुद्र के मार्ग से, गुजरात से, बंबई से, गोवा से ईरान तक पहुंचाइए। छाबार, छाबार से लेकर अफगानिस्तान, छाबार से लेकर सेंट्रल एशिया में ताशकंद है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है वहां, और सीधा मॉस्को रशिया तक एक रास्ता बनाया है भारत। बन रहा है, बना है। अफगानिस्तान के लिए तो माल जाना शुरू हो गया है। ईरान सरकार ने कहा है कि जितने भी माल आप अफगानिस्तान के लिए भारत सरकार यहां ला रही है, उसके ऊपर हम कोई भी चुंगी नहीं लगाएंगे। और आपने ये रास्ता बनाकर दे दिया है, तो इसमें से आप अपना माल सीधा अफगानिस्तान तक ले जा सकते हो। यहां से आप उज्बेकिस्तान, ताशकंद वगैरह ले जा सकते हो। इस प्रकार का बिना ज्यादा चर्चा किए बहुत बड़ा जो रास्ता हमने बनाया है, इसके कारण बहुत सारे खाड़ी देशों के लिए फायदा होगा, अरब देशों के लिए फायदा होगा। अरब देशों में बहुत बड़ी क्रांति हो गई है इन दिनों में। इसराइल के साथ इनकी दुश्मनी, जब कुरान लिखा गया था तब पहला आयत जो लिखा गया था 620 में, तब से लेकर ये लोग इसराइल को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन अब 1400 साल के बाद मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरेबिया का युवराज शेख है, उसने इसराइल से हाथ मिलाया है। उसने बहरीन को बताया, सुल्तान को, कि आप जाकर इसराइल का एक एम्बेसी बहरीन में शुरू कीजिए। वैसे इसराइल का एक एम्बेसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी में आ गया है, इजिप्ट में आ गया है, मोरक्को में आ गया है, अनेक जॉर्डन, ऐसे अनेक मुस्लिम देशों ने इराक से संधि बना दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, व्यापार में इसराइल के साथ रहना ही सब देशों के लिए भला है, ये समझ गए हैं। आप बोलेंगे अभी तो पैलेस्टीन में तो झगड़ा हो रहा है। पैलेस्टीन में झगड़ा नहीं हो रहा है, इसराइल का केवल गाजा के साथ झगड़ा है, पैलेस्टीन के साथ नहीं है। लेकिन हमारे लोग गलत बात बता रहे हैं। जितने लोग को इसराइल ने मारा है गाजा में, वो कहते हैं कि 250 लोगों को मारा है, ये पूरे 12 दिन के युद्ध में। लेकिन प्रतिदिन मुसलमान मुसलमान को जो मार रहा है, सीरिया में मार रहा है, लेबनान में मार रहा है, बेरूत में मार रहा है, वो इससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा मुसलमान मर रहे हैं। उसके बारे में पाकिस्तान को, उसके बारे में भारत के मुसलमान को चिंता नहीं है। सऊदी अरेबिया यमन के ऊपर रोज घमासान युद्ध करके बॉम्ब में सैकड़ों लोगों को मार रहा है, वो चलेगा। भाई भाई में झगड़ा होता है तो कोई चिंता नहीं। लेकिन इसराइल ने हमको नहीं मारना चाहिए। चलो ठीक है, जब हमने ठेका लिया हमारे लोगों को मारने, बांग्लादेश के 30 लाख लोगों को किसने मारा? उनके मुसलमान बंधुओं ने मारा। बीच में तुम क्यों आते हो? हम तो सक्षम है मारने के लिए, हम मारेंगे उनको, इसलिए हम पर छोड़ दो, शिया सुन्नी को हम मारेंगे। तो ठीक है। तो अभी इसराइल धीरे धीरे अपना व्यापार का केंद्र दुबई में, व्यापार का केंद्र मस्कत में, ये सब शुरू करने वाला है। तो हम लोग पहले से ही वहां बैठे हैं, तो हमारे खाड़ी यानी अरब देशों में भी हमारा व्यापार आगे वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे लिए इसराइल मित्र देश है। तो इसराइल जो भी वहां करेगा वो भारत को मदद मांगेगा। हमको इंजीनियर, उनके पास उतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है, तो उनको इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हम दे सकेंगे। इसलिए इस प्रकार के हमने इन दिनों, कोरोना के दिनों में, मैंने व्यक्तिगत अनेक मित्रों को मिलाकर ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं। हमारे आज संबंध में यूनाइटेड नेशन के कई बड़े अधिकारी मित्र बन गए हैं, इसराइल के कई लोग हमारे मित्र हैं, अलग अलग देश के बड़े बड़े लोग अब मित्र बने हैं। ये सब केवल कोरोना के कारण
मैं कर सका, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। कुरान में संधि भी, जब भगवान कुछ तकलीफ देता है, उस सिक्के के दूसरे ओर देखोगे तो तुमको बहुत सारे अवसर भी देता है। जो भी आता है वो अच्छे के लिए आता है, यह सोचकर हम सोचें। इन दिनों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने कर डाला है, और मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बना रहे हैं, ताकि जो पैसेंजर के ट्रेन 4 लाइन है वो पैसेंजर के लिए रहेगा और 2 अलग ट्रैक रहेंगे केवल मालगाड़ी के लिए। ऐसे बहुत सारे चीज अगर कोरोना नहीं होता तो शायद नहीं हो सकता था, वो अब कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। मैंने थोड़े थोड़े इधर उधर की बातें बताई ही। मैंने पहले ये भी बताया कि 20-20 साल के इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलता है कि जो कल्पना भी नहीं कर सकते ये सब बातें हमारे सामने होता है। 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020 सब कुछ बदलते जा रहा है। तो 2020 में जो संभव नहीं है, जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो 2040 में होने वाला है। अब क्या होगा ये सोचिए। सऊदी अरेबिया में एक लड़का अपने माँ के पास आके बोलता है, माताजी मुझे होमवर्क दिया है, उसमें पूछा गया है कि राम के बारे में 1 पेज लिख कर लेके आओ। अब माँ बेचारी, उसको क्या मालूम कौन राम है, वो तो रहीम को जानती है। लेकिन अब इंटरनेट से माध्यम से वो पढ़ाई सीख रही है, रामायण में राम कौन होता है, महाभारत में भीम कौन होता है, और वो बच्चों को सिखा रही है तेजी से। वहां का एक नया पाठ्यक्रम आया है जिसको कहते हैं 2030, उसका कुछ नाम दिया है। 2030 के अंदर अरेबिया, सऊदी अरेबिया को एकदम चकाचक इंग्लैंड जैसे, फ्रांस जैसे बनाना चाहता है, अमेरिका जैसे बनाना चाहता है। तो इसके लिए एक नया पाठ्यक्रम, शिक्षा क्रम आ रहे हैं। वैसे वहाँ का डेवलपमेंट का सब में बदल आ गया है। वहाँ के लड़कियां अब अकेले घर के बाहर जा सकती है, कार चला सकती है, थिएटर में बैठ सकती है, मॉल में जाके सामान खरीद सकती है, बुर्का पहनने की जरूरत नहीं है। ये सब कानून मोहम्मद बिन सलमान और इन दिनों में ये सब अबू धाबी सब जगह पे आया है, एक नया आ रहा है। तो 2040 तक शायद चीन नहीं रहेगा, शायद इस्लाम भी, टेररिस्ट इस्लाम नहीं रहेगा, टेररिज्म भी समाप्त हो सकता है, दूसरा कुछ आ सकता है। तो मैंने अपना कुछ विषय रखा, आप बताइए। आप लोग, मैंने जो बताया यही अंतिम मत समझिए, आपके पास जो विषय है उसको भी आप बता सकते हो। भाई साहब बहुत बहुत आभार। अभिषेक जी तांबी प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, नमस्कार भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ आ रही है भाई साहब। कुछ प्रश्न हैं। भारत जी बूथरा का प्रश्न ये है कि जो आपने 3D टेक्नोलॉजी की बात करी मकान बनाने के लिए या अन्य डिजिटल के लिए, इस हाँ जी हाँ 3D, हाँ इस टेक्नोलॉजी को कैसे, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आपने 3D टेक्नोलॉजी बोली थी, उसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करिए कि वो टेक्नोलॉजी कैसे काम आती है और हम उसे कैसे अपनी दिनचर्या में या अपने व्यापार में कैसे यूज कर सकते हैं अपने आने वाले वक्त के लिए। अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब है जो भी सामान आप उत्पादन करना चाहते हो फैक्ट्री में, जिसमें मनुष्य को लगाते हो, जो भी काम मनुष्य कर सकता है मशीन आपसे अच्छा कर सकता है। समझ में आ रहा है? मैं घर का साफ करता हूँ, लेकिन अब एक मशीन, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं बर्तन साफ करता हूँ, उसके जगह पर मशीन ला के रख दिया। आपके घर में तो कपड़े धोने का मशीन भी है, वो कर देता है। आपको केवल स्विच ऑन करना है, साबुन रखना है, कपड़े रखना है, बाकी वो सब करके बाहर निकाल देता है। यहाँ तक कि वो उसको सुखा भी देता है। ये हमने देखा है सामान्यतः। इसी प्रकार से 3D है। आपको घर बनाना है, कि घर बनाने के लिए आप किस प्रकार के घर चाहिए वो सब डिजाइन उसके अंदर डाल दोगे, जैसे कपड़े मशीन में डाल दिया वैसे, और फिर आप 5-6 दिन के बाद आओगे तो घर तैयार रहता है। ये मशीन करता है। आप जो काम आप हाथ से करते हो वही चीज वो मशीन करता है। आप जानते हो कि एक समय चप्पल आप बनाते थे तो एक आदमी घर में बैठकर वो चप्पल सिलाता था और आपको देता था। आजकल सारे चप्पल तो मशीन में बनते हैं, वहां तो कोई आदमी नहीं बनाता, केवल आदमी देखता है कि मशीन सब ठीक चल रही क्या। वैसे आप घर में रोटी बनाते हैं, लेकिन आप ब्रेड के कारखाने में जाओगे, जो सुबह हम पाव भाजी का बनाते, पाव खरीदते हैं, वो मशीन बनाता है। तो इस प्रकार से मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, कंप्यूटर का उपयोग करते हुए 3D टेक्नोलॉजी में आप विमान तक बना सकोगे।
तो इसलिए यूरोप में क्या है कि उनकी बड़े लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी मैन पावर नहीं मिलता, इसलिए वो चाइना को देते हैं। अब चाइना से लेना देना बंद हो जाएगा क्योंकि ये मशीन ही सब कुछ बना देगा, इसलिए उनको चाइना की जरूरत नहीं होगी। इसलिए चाइना की इकोनॉमी ये एक्सपोर्ट पे उसके ऊपर उसके आधारित है। तो चाइना को एक बहुत बड़ा धक्का मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। और आप जानते हो कि चाइना के शहरों में तो ठीक है, लेकिन गांव में बहुत जबरदस्त वहां गरीबी है, और इसके कारण कब वहां उपद्रव होगा और कब चाइना टूटेगा मालूम नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस इंटरनेट के कारण चाइना बहुत जल्दी टूटेगा। यह ऐसा टूटना नहीं चाहिए समझकर सऊदी अरेबिया ने अपने नियम बदल दिए, नहीं तो सऊदी अरेबिया मरने वाला था, वहां सब खत्म होने वाला था। तो उन्होंने अपने आप को, मैं अभी आधुनिक देश के ओर जा रहा हूं, मैं यहाँ सब प्रकार की स्वतंत्रता देने वाला हूं, लोगों में सद्भावना रहे इसलिए रामायण पढ़ना जरूरी है, उसने अनिवार्य कर दिया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुस्लिम देश में, कट्टर मुस्लिम देश ने रामायण को आधार माना है अपने बच्चों को नीति की शिक्षा देने के लिए। जिस देश में, भारत में, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो और भगवत गीता पढ़ो, इसमें से जो चीज़ लेना है ले लो, कोई भी एक पुस्तक जरूर लेना चाहिए, ऐसा अनिवार्य करोगे देश में से टेररिज्म खत्म हो जाएगा और भारत स्वर्ण युग में पहुंच जाएगा। हाँ जी, तो ये जो मशीन है 3D वैसा टेक्नोलॉजी। दूसरा सवाल कुछ लोगों का था, काफी लोगों का एक साथ एक ही सवाल आ रहा है। कमलेश जी शर्मा है, कमल जी मेहता हैं चित्तौड़गढ़ से। आयुर्वेद और एलोपैथी में एक विषय चल रहा है, इसको अपन अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देख सकते हैं कि हमें हमारे आयुर्वेद जो हमारा ज्ञान है उसको हम आगे कैसे लोगों तक लेके जाएं, और उस पर थोड़ा सा आप विषय पे रोशनी डालिए। अच्छा, देखिए, आप ले जाओगे आपकी भला हो गया, आपको पुण्य मिलेगा, नहीं ले जाओगे तो भी आने वाला है। जो सत्य है वो सत्य है। जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया के दो बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं, कोरोना के आरंभ काल में मिलना भी सोशल डिस्टेंसिंग रख के मिलते थे, तब वो शेक हैंड नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि युवराज चार्ल्स प्लेन से उतरता है और वहां कुछ देश के प्रमुख लोग खड़े थे, तो इसने हाथ पहले आगे किया उनको शेक हैंड करने के लिए, और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और नमस्ते किया और फिर आगे बढ़ने लगा। अलग अलग देश के नेता जब मिलते हुए नमस्ते कर रहे हैं, शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, ये आपके कारण हुआ है क्या? ये हिंदू संस्कृति की देन आया कहां से? आपने प्रचार नहीं किया इसलिए रोग आया। अगर हमने प्रचार किया होता तो शायद कोविड नहीं आता। प्रकृति भी देखती है कि भाई ये लोग सुधरेंगे कब, ये नहीं सुधर रहे तो मैं सुधार दूंगा इनको। दूसरा है, हम गो रक्षा की बात करते हैं, गो को मां मानते हैं। मालूम है क्या आपको, एक गाय के साथ 1 घंटे के लिए आलिंगन करके उससे बात करने के लिए $200 खर्चा करना पड़ता है अमेरिका में। क्या उससे आपका कोविड दूर होता है? उससे आपका हाइपरटेंशन चले जाता है, उससे आपका कैंसर का निवारण होता है। 14,000 तो बड़ी बात नहीं है, $200 दे देंगे, लेकिन हमको गाय चाहिए, गाय के साथ हमको खेलना है 1 घंटे के लिए। ये तुमने नहीं प्रचार किया, क्यों नहीं किया? इसलिए महामारी को आना पड़ा। अब महामारी के काल में आयुर्वेद के हर चीज आएंगे, आपको ले जाना है, आप ले जाएंगे तो श्रेय मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, नहीं लेंगे दुनिया ले लेगी और वो अपने नाम से उसका मार्केटिंग करेगी। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। एक भाई साहब आपने जिक्र किया था अभी आपके संबोधन के बीच में कि अभी एक नई अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हुई है और विषय जो चल रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वो था ब्लॉकचेन, जिसे आज हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम के नाम से जानते हैं। जबकि भारत सरकार का रुख इसमें क्लियर नहीं है, तो क्या इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इसमें काम करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए, या अपने को इससे दूर रहना चाहिए? ऐसा है, जब कंप्यूटर आ रहा था तब हमने एक स्लोगन दिया, ऑटोमेशन इज एंटी नेशन। याद है क्या? 70 के बिल्कुल भाई साहब। समय हमने कहा था ऑटोमेशन इज एंटी नेशन। क्या आज आप मानोगे ऑटोमेशन इज एंटी नेशन? कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप मानोगे? नहीं। मुझे एक डिपार्टमेंट बताइए
जो भारत सरकार के जितने भी मंत्रिमंडल होंगे, मिनिस्ट्री होंगे, सरकार होंगे, एक कमरा दिखाई जहां कंप्यूटर नहीं है। जो है उसको मानोगे या नहीं मानोगे, ये आपकी मर्जी है। जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसको आप कैसे नकार सकते हो? सबसे अच्छा है कि इसके लिए आप नियम बनाइए। नियम बनाओगे तो फिर आज नियम के तोड़कर भी 10 लाख लोग बिट करेंसी में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और इसके कारण आपका स्टेट बैंक डूब जाएगा। आपका मंत्रिमंडल, आपके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो आपसे कर लेती है, लेगे नहीं, वो डूब जाएगा। उससे अच्छा है कि आप नियम बनाइए और आप एक प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए क्रिप्टो करेंसी के लिए, और उसमें बाहर के लोग आके खेलने दो, आपको पैसा मिलेगा। बुद्धिमान आदमी टेक्नोलॉजी से लड़ता नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। तो फिर जब तक नियम नहीं बनेंगे और आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करेंगे तो आपको बोलेंगे कि ये चोर डाकू है। नियम बन जाएंगे तो आप नियम के साथ खेलोगे। तो भारत सरकार के ऊपर अभी भारत सरकार सोच रही है इसके लिए कैसे नियम बनाना है, तो जल्दी वो आ जाएगा। दूसरा भाई साहब इसी से लिंक सवाल था कि ठीक है, भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पे नियम बनाएगी और हम नई चीजों में जाना चाहेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे यूज ले सकते हैं सरकारी तौर पे या प्राइवेट तौर पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, आज इजराइल बहुत आगे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, चीन बहुत आगे पहुंच रहा है, अमेरिका बहुत आगे है। हम एक आम आदमी की तरह क्या ऐसा कर सकते हैं, या क्या हमें वो चीजों का बेनिफिट मिल सकता है ताकि हम भी उन चीजों को समझें और देश को उन चीजों में लेके जाएं आगे जहां हम सोच नहीं रहे, जबकि दुनिया वहां पे आगे निकल चुकी है? ऐसा है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में करना ही पड़ता है। उनको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे, वो प्रोजेक्ट भी करने के बाद उनको नौकरी चाहिए। वो कॉलेज में पास हो गए, फिर नौकरी चाहिए, वो निकल के चले जाते हैं। अब विदेश के लोगों ने सोचा है कि भारत के IIT में, भारत के बिट्स पिलानी में, भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो विद्यार्थियों ने, जो लाखों की संख्या में, इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखकर अपने लिए MTech कमा लिया है, अपने लिए BTech कमा लिया है, अपने लिए PhD कमा लिया है, उसको $1000-2000 देकर खरीद लो, और इसको हम लोग यहाँ उसको क्रियान्वित करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ हर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है। विद्यार्थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट केवल एक सर्टिफिकेट BTech MTech के लिए किया है, बाद में वो आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे दोगे। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज से बात करो, IIT से बात करो, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपके नजदीक है उनसे बात करो कि क्या क्या विषय पर क्या किया है। जरा हम 10 लोग आए हैं, 10 अलग अलग ट्रेड के हैं, कोई मेटल के इसमें है, कोई बैटरी में है, कोई अलग अलग, आप व्यापारी लोग आकर जाके एक सभा बनाइए, उनसे जाके बात कीजिए, वो बताएंगे ये है ये है ये है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, ले लीजिए, उठा लीजिए, और वो जो पैसा मांगेंगे उतना दे दीजिए। वो लड़के को भी पार्टनर बना दीजिए, बेचारा उसने किया है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट एक स्टेज पे आया है। आप स्केल ऑफ 10 बनाओगे तो स्केल 9 तक कोई नहीं गया, 5 तक कोई गया है, तो 5 से आगे 6, 7, 8 में आप ले जाइए, कर सकते हो आप लोग। उनके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, आप समझते हो, थोड़ा दोनों लोग मिल जाएंगे तो हो जाएगी, नहीं तो विदेश के लोग आके ले जाएंगे। भाई साहब, संपत सिंह जी हैं मेवात से, उनका आपसे अनुरोध है कि मेवात क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज्यादा ठगी हो रही है, तो किस तरीके से वो इससे लड़ सकते हैं? और विषय यह है कि इंटरनेट के माध्यम से ठगी को कैसे रोका जा सकता है और उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, ऐसा कोई एक टेक्नोलॉजी है क्या जिसमें फ्रॉड नहीं होता है? वरना पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस इसलिए कि चोर लोग होते हैं। सब जगह पर एक भय होना चाहिए, कानून होना चाहिए, तब कम फ्रॉड होगा। इंटरनेट के लिए भी कानून है, और यह कानून जब लागू होगा तो लोग डरेंगे। आप 4 लोगों को पकड़ेंगे तो 5वां आदमी सुधर जाएगा, इतना ही है।
तो इंटरनेट है और इसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसका फ्रॉड भी होता है और ये सब आपको कॉलेज में सिखाया जाता है। ये कोई नई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो सरकार कर रही है और भी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करेगी। जहां जहां फ्रॉड होता है आप रिपोर्ट करेंगे तो सरकार भी कदम उठाएगी। ऐसा कोई जगह नहीं मेवाड़ में ही फ्रॉड हो रहा है, ऐसा नहीं, सब जगह पे होता है और सब जगह पे पकड़े जाते हैं। ऐसा क्या है कि पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, पकड़े जाते हैं। तो मेवाड़ है, राजस्थान है, रेगिस्तान है, इसके बारे में बताता हूँ। इजराइल भी रेगिस्तान है, लेकिन वो दुनिया का स्वर्ण भूमि बन गया है, नंदनवन बन गया है। कैसे बना है बताता हूँ। 2500 साल पहले बेबीलोनिया ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, तो वहां के लोग पलायन किए, कोई इराक में गया, कोई ईरान में गया, कोई सऊदी अरेबिया में गया। उन दिनों में इस्लाम तो नहीं था, लेकिन जहां भी गए, कुछ लोग केरल में आए। फिर 2200 साल पहले भी उनके ऊपर आक्रमण हुआ। उस समय भी कुछ लोग 7 पुरुष और 7 महिलाएं महाराष्ट्र के अलीबाग में आए। 2000 साल से वे भारत में रहे, कहीं भी इनके ऊपर किसी ने भी अत्याचार नहीं किया। केवल एक टिप्पू सुल्तान ने और एक पोर्चुगीज लोगों ने उनके ऊपर धर्मांतरण करने का प्रयत्न किया। केरल के चेर राजा ने कभी नहीं किया। महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज से लेकर किसी ने भी उनके ऊपर आंच आने नहीं दिया। 2500 साल के बाद जब इजराइल की स्थापना हुई 1948 में, तो शुरू में तो रशिया से, जर्मनी से, यूरोप से यहूदी लोग भागते भागते अपने देश में आए। फिर बाद में महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरल से लोग, आज 80,000 मराठी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग इजराइल में है, यहां से वे गए। लेकिन इनकी चमड़ी हमारे जैसे है, रशिया के जैसे, जर्मनी के जैसे सफेद रंग की नहीं है। तो ये जो यहूदी जो सफेद रंग के लोग हैं, उनके हाथ में राज्य सरकार है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम तो केवल 80,000 है, वहां की जनसंख्या 80 लाख है, तो 1% लोग है। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो तेल अवीव बड़ा शहर है, रामले बड़ा शहर है, जेरूसलम बड़ा शहर है, यहाँ केवल हम लोग रहेंगे। आप भारतीय लोग श्वेत वर्णीय नहीं है, आप तो श्यामल रंग के हो, आप दुय्यम दर्जे के हो। या तो आप वापस भारत चले जाओ, या तो आपको रेगिस्तान भेज देंगे। इन लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्होंने रेगिस्तान में भेज दिया, और रेगिस्तान आज नंदनवन हुआ है। तो भारतीय कृषि के कारण, भारत के किसानों के कारण। तो आप क्यों राजस्थान को नंदनवन नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। तो मैंने कल आपके एक सरकारी अधिकारी है, उनसे मैंने बात किया, आप लोग जानते भी होंगे, जसवंत सिंह खत्री, जो हमारे क्षेत्र संपर्क प्रमुख है। और उनको बताया कि जिस एक भारत की महिला जो हमारे संघ चालक की बेटी है, बंबई में रहती है, उसने इजराइल में एक कंपनी खोला है, और इजराइल के उत्पादन में उसके कारण, वो जो जिस प्रकार की बीज तैयार करती है, उसके कारण उनके देश के उत्पादन बहुत 10 गुना नहीं, 10% फायदा हो गया है। पेपर में छप के आता है उसका नाम, कि आपके साइंटिस्ट, हमारे देश के साइंटिस्ट विदेश में जाकर काम करते हैं। वो रहती है बंबई में, और बोलते हैं कि क्या मैं राजस्थान को अच्छा नंदनवन नहीं बना सकता हूँ, लेकिन कोई उपयोग ही नहीं कर रहा है। तो आप लोग सोचिए कि राजस्थान का रेगिस्तान में भी कुछ बातें कर सकते हैं जो हमने आज नहीं किया है। तमिलनाडु में भी कुछ प्रांत, कुछ जगह है जहां रेगिस्तान है, और वहां चोल राजा ने आज से 2000 साल पहले उन्होंने ऐसे ऐसे वृक्ष ढूंढ निकाले जो ऐसे रेगिस्तान में भी उग सकते हैं। तो वहां के कुछ वृक्षों को लेकर आप राजस्थान में लगाइए। तो करने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और इंटरनेट के इन दिनों में किसी से भी संबंध बनाना, किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना आसान हो गया है। इसलिए राजस्थान का इतिहास हम 20 साल के अंदर बदल सकते हैं। हाँ जी, और कुछ? हाँ भाई साहब, घनश्याम जी, मधुसूदन जी और राकेश जी शर्मा का प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जो कोरोना से हो गई, उस बेरोजगारी से हम कैसे आगे निपटेंगे? और जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अपनाइए,
तो मशीनीकरण अगर अपनाएंगे तो उससे बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी। मशीनीकरण से आपको बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेगी, आपका उत्पादन और बढ़ेगा और आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो। आपका उत्पादन का दर, उसका जो स्तर है और बढ़ेगा तो दुनिया भर के लोग खरीदेंगे। तो दोनों देखने वाले के इसके नजरिया पे है कि आप पूरे अफ्रीका को क्या दे रहे हो। जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आप अफ्रीका को भी खिलाओगे, अफ्रीका को भी आप भेजोगे। आप गरीब रहोगे तो किसका उपयोग होगा। तो टेक्नोलॉजी आपको अमीर बनाएगी, अमीरी के साथ आपके स्तर जो है उसका और भी आगे बढ़ेगा। तो इससे आपको बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण आपका माइंड सेट बदलना होगा और कुछ नहीं है। दूसरा आपने बताया कि बेरोजगारी, मैं यही बता रहा था कि आज हमारा मार्केट कैपिटल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 25 तारीख की, इसी महीने में 25 तारीख को इकोनॉमिक टाइम्स में जो हेडलाइंस आया था पहले पृष्ठ में, वो मैं बताता हूं। क्या कहता है कि आज हमारी मार्केट कैपिटल $3 ट्रिलियन हो गई है। हम तो सोच रहे हैं कि $5 ट्रिलियन कैसे बढ़ना। तो 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन जाने के लिए हमको 10 वर्ष लगे, लेकिन 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन आने में 4 साल से भी कम हुए। 4 साल तक निरंतर एक ही सरकार है और इस सरकार की देखिए, उस 4 साल में 1 साल या सवा साल कोरोना में चले गया, लॉकडाउन में गया, फिर भी हमारे उत्पादन जीडीपी बहुत बढ़ गया है। ये कैसे हुआ। टेक्नोलॉजी अवसर भी देता है, जिन लोगों ने भी समझा है इस टेक्नोलॉजी को वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट बदलना होगा और अपॉर्चुनिटी बहुत असीम है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। भाई साहब इसी विषय में आगे मनोज जी भाई साहब ये प्रश्न करते हैं कि भारत में बेरोजगारी तो बढ़ी है कोरोना की वजह से और चिकित्सा व्यवस्था चरमराई है, तो क्या इसका एक कारण जनसंख्या भी है। तो उनका कहना यह है कि हमें क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, क्या वो एक विषय हो सकता है चिकित्सा व्यवस्था चरमराने का। ऐसा है कि आप टीवी और रेडियो और ये न्यूज़पेपर से मत जाइए। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रतिदिन मरने वालों की संख्या घट गई है, ये आप मानते हो कि नहीं। जी बिल्कुल। रेल अपघात नहीं हो रहा है, रोड अपघात नहीं हो रहा है, तो प्रतिदिन मरने वालों की संख्या पहले से कम है, ये मानते हो कि नहीं। बिल्कुल भाई साहब, बहुत मात्रा में कम हो गई है। लेकिन टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं कि प्रेत को गंगा में बहा रहे हैं, फिर वो खड्डे खोद के डाल रहे हैं। ये कौन कर रहा है, जरा पता करो। जब मनोज जी भाई साहब का वैसे प्रश्न ये है, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने से चीजें कंट्रोल होंगी। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाना चाहिए, लेकिन सबसे बहुत जरूरी है कि आपका एजुकेशन सिस्टम, हर चीज को कानून से लाने के लिए आप कोशिश करोगे तो आपको आधा सफलता मिलेगा, पूरा सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को समझाओगे तो उससे आपको ज्यादा सफलता आएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल कुछ वर्गों में ज्यादा है क्योंकि वो डरे हुए हैं। जिस समय उनका डर निकल जाएगा, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। वहां के महिलाओं को, खास करके उन लोगों के महिलाओं को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उस वर्ग के महिलाओं को खेलकूद में ले जाइए। जो महिला खेलकूद में आगे है, जो महिला 4 प्रांत देशों में खेलकूद के कारण इधर उधर जाती है, लोगों से मिलती है, उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, वो ज्यादा बच्चों को नहीं जन्म देगी। जो गुलामी में रहती है वो देती है मजबूर के कारण। तो सोशल इश्यूज को थोड़ा सा सोशल एंगल से भी देखिए। केवल एक सरकार ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए, ये बात जो टीवी वाले कहते हैं, इससे बाहर निकलिए। सरकार को अपना काम करने दो, हमको भी तो जागृति लाना है। हम में से कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है, हम में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है। मैं कहता हूं कि आपसे भी ज्यादा संकट में है इजराइल। हमारे से एक यहाँ पाकिस्तान एक शत्रु है। इजराइल के अंदर 20% लोग अरब लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं,
और वहां 8 देश, और हर एक देश इससे बड़ा है, इजराइल से बड़ा है। तो तुर्की बड़ा है, ईरान बड़ा है, इराक बड़ा है, सऊदी अरेबिया बड़ा है, इजिप्ट बड़ा है, लेबनान, जॉर्डन, ये भी बड़े देश है। फिर भी वो डट के खड़ा है, वो डरता नहीं है, और हम लोग डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट की गलती है, हम गुलाम है अभी भी। हमने किसी भी प्रश्न का उत्तर हो सकता है, ये आत्मविश्वास खो गए हैं। सोचेंगे तो उत्तर धड़ाधड़ 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 मिलेगा। तो आपको चाहिए देशभक्ति। देशभक्ति सिखाने का 2 मार्ग होता है, एक धर्माचार्य और एक है शिक्षा पद्धति। धर्माचार्य भी बहुत बड़ा काम करते हैं देशभक्ति, धर्म के प्रति, और ये जो नैतिक शिक्षा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम उनको सम्मान कहाँ देते हैं? हम प्रश्न तो उत्तर चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए कीमत नहीं चुकाएंगे, कैसे चलेगा? किसी भी एक मुसलमान बच्चों को पूछो कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ का नाम बताओ, बताएगा। तुम्हारा धर्म प्रवर्तक कौन थे, बताएगा। 10 प्रश्न पूछोगे तुरंत बताएगा, 5, 6, 7 साल का बच्चा भी। हिंदू बच्चों को पूछो कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, नहीं बता पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की गलती है, उसने हमको नहीं सिखाया, हमारे बच्चों को नहीं सिखाया। ये कहना आसान है लेकिन सही नहीं है। केवल भावनावश से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो थोड़ा सोचिए, बेरोजगारी है क्या सचमुच? बेरोजगारी दिखाया जो जाता है वो है क्या? आज अपॉर्चुनिटीज इतना सारा आया है, हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? यही कोरोना इजराइल को है, लेकिन इजराइल की उत्पादन कैसे बढ़ रहा है? यही बीमारी बाकी देशों में, वहां उत्पादन कैसे बढ़ रहा है? वहां की जनता थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड है और तुरंत टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदल लेती है। आप लोग भी बदल सकते हो, और आपके कारण आपके जो नीचे वर्ग के लोग हैं बदल जाएंगे। अभी आपको व्यापार करना बहुत आसान है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 लोग जयपुर में बैठने के बजाय 5 लोगों को आप गांव में बोल दो ना कि आप गांव में चले जाओ, वहां से आप मेरा बैलेंस शीट लाकर यहाँ भेज दो। तो आप अपना जो काम है शहर से आप गांव के ओर जाइए ना। जब गांव में जाओगे आपको कोरोना नहीं आएगा, आपका कैंसर नहीं आएगा, टीबी नहीं आएगा, और सस्ते में आप यही पगार ले सकते हो, और सस्ते में आपका बचत भी ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे आपको गांव की ओर जाना पड़ेगा। जब पढ़े लिखे लोग गांव में जाएंगे तो गांव में आत्महत्या कम होगी, गांव में के लोग धार्मिक रहेंगे, गांव के लोग अच्छे रहेंगे, तो वह पुण्य भी आपको मिलेगा। तो थोड़ा सोचिए हटकर, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ जी भाई साहब, अब समय को देखते हुए आखिरी प्रश्न लूंगा। हाँ बिल्कुल। अशोक जी और कौशल जी अरोड़ा का प्रश्न है, देश में बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन होना ठीक है या नहीं है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन ही होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सब कुछ एक ही गवर्नमेंट के हाथ में सब पावर नहीं देना चाहिए। केवल डिफेंस जो है, अब कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखना चाहिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा, जैसे शिक्षा है, कुछ ना कुछ राज्य सरकार के पास, कुछ पावर्स केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, और बाकी सब प्राइवेटाइज करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसका तो पंजाब में विरोध हो रहा है, बाकी प्रांतों में विरोध नहीं हो रहा है, और इसके कारण पूरा दिल्ली में यातायात सब ठप हो गई है। आप मेन सड़क से जा ही नहीं सकते हो, घूम फिर के जाना पड़ता है। तो केंद्र सरकार ने क्या करना चाहिए? उसने बताना चाहिए कि ये जो हमने रिफॉर्म लाया है, 3-4 कानून लाए हैं, ये हम राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। तुमको लागू करना है करो, जो राज्य सरकार करना चाहते है करो, बाकी लोग नहीं करो। तो उससे क्या हो जाएगा कि पंजाब वाले बोलेंगे हमको नहीं करना है, मत करो, और मध्य प्रदेश वाले कहेंगे कि हमको करना है। जिन प्रांतों ने किया है, 1 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने भी यह रिफॉर्म्स, ये जो कुछ आधुनिकरण किया है, वो आगे निकल जाएंगे, पंजाब पीछे हट जाएगा। तब पंजाब अपने आप सुधर जाएगा, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप जरा हट के सोचेंगे तो, आपको मूर्ख बनकर सोचेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। प्रश्न पूछने के बजाय आप सुझाव भी दे सकते हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके अनुभव से बता सकते हैं।